हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है अपने सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि घर के हालात को बदल करके मानेंगे। अब ठान लिया है कि 2024 में नौकरी लेकर के मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से आपने ठाना है इसी प्रकार ने गवर्नमेंट ने भी ठान लिया है कि जो इस बार में जो बजट है उस बजट के अंतर्गत 2024 का जो बजट पेश किया जाएगा, इसके अंतर्गत क्या है, भर भर के वैकेंसी आने वाली हैं। क्योंकि वैकेंसियों का बजट रहने वाला है। मुख्यमंत्री जो प्रेजेंट टाइम हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनके द्वारा कई बार घोषणा की गई है कि इस बार क्या है, नौकरी आने वाली है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवारी, LDC और इसके अलावा सभी एग्जामों के बारे में भी अभी निश्चित कर दिया जाएगा कि कौन सी एग्जाम कब होने वाली है। इस चीज के बारे में भी क्या है, अपडेट आने वाला। एक मोटिवेशन शायरी के साथ में आज का जो क्या है सेशन स्टार्ट करते हैं कि डर जाऊं तेरी धमक से मैं वो साज नहीं, और छोड़ दूं डर के मैदान मैं वो बाज नहीं। ठीक है, तो इसी लाइन के साथ अपन आज की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत या फिर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम अपन पढ़ने वाले हैं वो है बजट। तो देश की अर्थव्यवस्था हो या फिर राज्य की या किसी भी चीज की अर्थव्यवस्था होती है तो उसके लिए क्या है, एक बजट बनाना पड़ता है कि इस बार कितना अपन के पास पैसा रहने वाला है, कितने अपन को खर्चा करने हैं, एक्सपेंसेस करने हैं, किस प्रकार की योजना लागू करनी है, उन पर कितना पेमेंट करना है। इसी प्रकार के लिए अपन को क्या है, राज्य के पूरे या फिर देश के पूरे आंकड़ों को पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है कि इस साल भर के अंतर्गत हमने पूरे ये कार्य करने हैं। तो उसको अपन पेश करते हैं बजट के अंतर्गत, जिसके क्या है अपन आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें अपन गवर्नमेंट करने वाली है तो उसको बोलेंगे अपन बजट। ठीक है, तो बजट के अंतर्गत हम बजट आज पेश होने वाला है। उससे पहले हम बजट की जो क्या है बेसिक चीजों को जान लेते हैं कि बजट आया कहाँ से, सर्वप्रथम किसने लागू किया था। ठीक है, बजट शब्द की उत्पत्ति, स्वतंत्रता के बाद और उन सारी चीजों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट अपन जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसके अंतर्गत हम बजट के अंतर्गत स्पेशल चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान के बजट में क्या घोषणा हुई है, क्या नया हुआ है, क्या हटा है, क्या ऐड हुआ है, और जो हमारे जो राजस्थान के जो युवा हैं उनके लिए क्या है, किस प्रकार की नौकरियों के विकल्प मिलने वाले हैं, क्या खुशखबरी है और क्या है दुख की बात होने वाली है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अपन बात करते हैं बजट की। तो बजट है ना, तो यह अपन की अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक है बजट। और बजट की अपन बात करें तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बजट की, क्योंकि पेश होने वाला है बजट। तो अपन बजट की बात करें तो बजट जो शब्द है ना, यह है बजट शब्द। क्या बजट जो शब्द है, यह है शब्द किस भाषा का शब्द है। तो अपन बात करें भाषा का तो ये आपने नाम सुना होगा फ्रांसीसी। क्या हो जाएगी, फ्रांस देश है तो वहां की अपन फ्रांस देश की जो भाषा है उसे बोलते हैं फ्रांसीसी भाषा। तो फ्रांसीसी भाषा के एक शब्द है जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बुजेट। क्या हो जाएगा, बुजेट। और या फिर अपन बुजेट को अपन बोलते हैं वोगेट। क्या बोलते हैं, बोगेट। तो बुजेट या बुगेट शब्द से बना है बजट शब्द, जो सर्वप्रथम पहली बार। ठीक है, तो अपन बात करें बुजेट तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो BOUGETTE, बुगेट। ठीक है, तो बुगेट जो शब्द है ना, इससे बना है कौन सा, बजट शब्द। और इसका जो अर्थ होता है ना, अर्थ आपसे पूछ ले बुगेट का तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है वो होता है चमड़े का थैला। क्या होता है, चमड़े का थैला। और चमड़े का थैला क्यों पड़ा था, क्योंकि पहली बार जब बजट पेश किया गया था फ्रांस के अंतर्गत, तो वो क्या है, जो उनके जो बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री थे उस समय के, तो वो क्या है चमड़े का थैला लेकर के आए थे संसद के अंतर्गत। और जब उन्होंने चमड़े का थैला ला करके खोला और उसमें से क्या है बजट पेश किया था कि सरकार है वो आने वाले साल में किस किस प्रकार के कार्य करेगी, क्या योजना लेकर आएगी, क्या विकल्प रहने वाले हैं, कौन कौन से कार्य करने वाली है। तो इस वजह से उसी टाइम से जो चमड़े के थैले में से उन्होंने बजट पेश किया था निकाल करके, तो तब से ही नाम पड़ गया था इसका नाम चमड़े का थैला। ठीक है, तो बुजेट या बुगेट या फिर इसे बोलते हैं बजट या फिर अपन बोलते हैं चमड़े का थैला। ठीक है, और इस शब्द का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम 1773 ईस्वी में। कब किया गया था, फ्रांस के अंतर्गत 1773 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था फ्रांस में। ठीक है,
इसके अलावा नेक्स्ट बात करें कि बजट शब्द का जो प्रथम प्रयोग है किसका, मेन चीज आती है अपन बजट शब्द का, और बजट शब्द का प्रथम प्रयोग आपसे पूछ ले तो बजट शब्द का प्रथम प्रयोग मतलब फर्स्ट टाइम जो बजट है ये खुद पूरा हुआ बजट शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था 1803 ईस्वी में। कब किया गया था, 1803 ईस्वी में। और 1803 ईस्वी में किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था वो भी अपन बात कर लेते हैं। तो इंग्लैंड के एक प्रधानमंत्री हुए हैं रॉबर्ट बॉलपोर्ट। कौन हुए हैं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रॉबर्ट बॉलपोर्ट हुए हैं, और इनको ही अपन क्या है बजट प्रणाली का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, बजट प्रणाली का जनक। इनके द्वारा ही क्या बजट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो हमसे पूछा जा सकता है बजट प्रणाली के जनक, बजट प्रणाली के जनक। तो बजट प्रणाली के जनक किसको कहा जाता है, रॉबर्ट, और रॉबर्ट कौन है जाएंगे, बॉलपोर्ट। तो रॉबर्ट बॉलपोर्ट को कहा जाता है। ठीक है, तो बजट प्रणाली के जनक रॉबर्ट बॉलपोर्ट को कहा जाता है। और ये क्या है, इंग्लैंड के क्या थे, तो पीएम। तो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे कौन, रॉबर्ट बॉलपोर्ट। उसके द्वारा क्या किया गया था, बजट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, और इसलिए बजट प्रणाली के जनक भी कहा जाता है इनको। ठीक है, ये हो गई अपन के बजट शब्द की उत्पत्ति की बात। वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अपन ने बात कर ली कि विश्व के अंतर्गत पहली बार बजट शब्द का उपयोग कैसे हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जो भारत के अंदर का जो बजट शब्द है ना, तो भारत के अंतर्गत बजट शब्द की क्या उत्पत्ति रही है, मतलब बजट का क्या रोल रहा है भारत के अंतर्गत। इसी प्रकार से हम फिर देखने वाले राजस्थान के अंतर्गत। तो भारत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम जो बजट है, तो बजट जो प्रणाली है ना, तो इसकी जनक कौन है, तो भारत में बजट प्रणाली के जनक, तो बजट प्रणाली के जनक, और बजट प्रणाली के जनक कौन रहने वाले हैं, तो वो रहने वाले हैं अपन के लॉर्ड कैनिंग। कौन रहने वाले हैं, लॉर्ड कैनिंग हैं। ये रहने वाले हैं बजट प्रणाली के जनक कौन इसमें, भारत के अंतर्गत। इसके अलावा अपन बात करें कि जो भारत में जो प्रथम बजट है ना, तो प्रथम बजट और किसके प्रथम बजट पेश किया, तो प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था भारत के अंतर्गत, तो वो किया गया था एक अंग्रेज अधिकारी थे, और अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, तो जेम्स विल्सन के द्वारा। तो अंग्रेज अधिकारी थे जेम्स विल्सन, और उसके द्वारा भारत के अंतर्गत प्रथम बार बजट पेश किया गया था, और बजट प्रणाली लॉर्ड कैनिंग लेकर के आया था। तो आपको ये मतलब नहीं है कि अंग्रेजों ने लूटा ही लूटा था, अंग्रेजों ने भारत के लिए बहुत सारी चीजें दी हैं। डेमोक्रेसी का ये सिस्टम दिया अंग्रेजों के द्वारा, इसके अलावा रेलवे का पूरा सिस्टम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है। और अभी आप पढ़ रहे हो कि बजट भी उन्हीं की देन है। ठीक है, तो अपन को क्या है, भारत सोने की चिड़िया था, वो लूट के तो ले गए लेकिन बहुत सारी चीजें दे के भी गए हैं। ठीक है, तो उनका भी ऐसा मानना चाहिए। तो विलियम जेम्स हैं, वो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने सर्वप्रथम क्या है बजट पेश किया था भारत के अंतर्गत, और वो किया गया था फरवरी मंथ के अंतर्गत। कब किया गया था, फरवरी, और 1860 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, फरवरी 1860 ईस्वी में किया था। मतलब 1857 की क्रांति के बाद में जेम्स विल्सन ने भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था। इसके अलावा अपन बात करें तो 1924 ईस्वी में, कब, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा, सर्ब्रेसिल, तो सर्ब्रेसिल लैंकेट, तो सर्ब्रेसिल लैंकेट के झुकाव पर, मतलब सर्ब्रेसिल और लैंकेट के सुझाव पर, झुकाव पर नहीं सुझाव पर, बजट को शाम के 5 बजे पेश किया गया। कब, 1924 ईस्वी में सर्ब्रेसिल लैंकेट। तो सर्ब्रेसिल लैंकेट क्या है, अंग्रेजी अधिकारी थे, तो उनके सुझाव पर, ठीक है, के सुझाव पर बजट है, तो कब पेश किया गया था, तो वो किया गया था शाम 5 बजे। कब किया गया था, शाम 5 बजे किया गया था। किसके सुझाव पर, तो सर्ब्रेसिल लैंकेट के सुझाव पर। ठीक है, अपन बात करें 1924 ईस्वी की बात है ये। और इसके अलावा 1924 ईस्वी की नेक्स्ट आपको एक और चीज याद रखनी है कि जो एक बर्थ कमेटी के सुझाव पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। तो पहले क्या है कि रेल बजट और आम बजट और सबका बजट एक साथ में ही पूरे देश का बजट लागू किया जा रहा था। लेकिन 1924 ईस्वी में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम क्या है, तो वो हो जाएगा एक बर्थ। क्या हो जाएगा, कमेटी कौन सी हो जाएगी, एक बर्थ। और एक बर्थ जो कमेटी है ना, इस कमेटी के सुझाव पर, एक बर्थ कमेटी के सुझाव पर
और सुझाव पर क्या किया गया था, तो रेल बजट अलग से पेश किया जाने लगा। क्या है, रेल बजट आम बजट से, तो नॉर्मल बजट पेश किया जाता था उस बजट से, तो रेल बजट आम बजट से अलग पेश किया गया था। तो 1924 ईस्वी में पहली बार रेल बजट को आम बजट से क्या है, अलग पेश किया गया था। ठीक है, तो पहली बार कब, 1924 ईस्वी में, एक वर्ष कमेटी के सुझाव पर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक वर्ष कमेटी के सुझाव पर। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप सोचो कि भारत का है, हमसे नहीं पूछेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या है, हमें लिंक करते हुए पढ़ना है, और इनसे भी आपके क्या है, एग्जाम में भारत के अंतर्गत से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में। ठीक है, तो आपको ये सोचना नहीं है कि अपन को यहाँ से नहीं मिलेगा, जरूर मिलने वाला है एग्जाम के अंतर्गत। इसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर के पेपर देखे तो सब में आपको बजट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अपन नेक्स्ट बात करते हैं, तो जो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम बजट है, किसका, स्वतंत्र भारत का। तो स्वतंत्र भारत का आपको प्रथम बजट पूछ ले, तो फर्स्ट जो बजट है ना, प्रथम फर्स्ट बजट, तो वो किसके द्वारा पेश किया गया था, वो किया गया था सन मुखम, कौन हो जाएगा, सन मुखम चेट्टी। तो सनमुखम चेट्टी के द्वारा सर्वप्रथम भारत का, स्वतंत्र भारत का क्या किया गया था, बजट पेश किया गया था। और यह किया गया था कब, 19 नवंबर और 1947 ईस्वी को। कब किया गया था, 19 नवंबर 1947 ईस्वी को भारत का प्रथम बजट सनमुख चेट्टी पेश किया गया था, सनमुख चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। आपसे नेक्स्ट पूछा जा सकता है, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट। ठीक है, तो स्वतंत्र मतलब 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया था, आजाद हो गया था अपन का। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। तो उसके बाद में 19 नवंबर को, अगस्त के बाद में अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर महीने में पेश किया गया था। तो उस समय था भारत हमारा स्वतंत्र। ठीक है, लेकिन अपन बात करें जब क्या है, 26 जनवरी 1950 को क्या है, संविधान लागू हो चुका था। और संविधान लागू हो गया था, उसके बाद बन गया था अपन का गणतंत्र। कौन बन गया था, गणतंत्र। और गणतंत्र भारत की बात करें तो ये था 47 से 15 अगस्त 1947 के बाद में पेश किया गया था, इसलिए स्वतंत्र भारत। और 26 जनवरी 1950 के बाद में पेश किया गया था, इसलिए गणतंत्र भारत। क्योंकि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, संविधान लागू हुआ था। और गणतंत्र दिवस के रूप में भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपसे गणतंत्र भारत की पूछ ले। और गणतंत्र भारत का जो प्रथम बजट है, क्या है, गणतंत्र भारत का फर्स्ट बजट है, वो किसके द्वारा जारी किया गया था, मतलब लागू किया गया था, वो किया गया था जॉन मथाई ने। किसने, जॉन मथाई ने किया गया था। और यह कब किया गया था, यह किया गया था फरवरी में। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को क्या है, संविधान लागू हुआ था। उसके जस्ट बाद में फरवरी महीने के अंतर्गत क्या है, यह जो बजट है पेश किया गया था। इसके अलावा आपसे नेक्स्ट चीज पूछी जा सकती है, तो 1999 और 2000 ईस्वी में जो वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया गया था, सुबह 11 बजे बजट पेश करने की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, 1999 और 2000 ईस्वी के टाइम पे किसके द्वारा, जब अपन के क्या है, वित्त मंत्री कौन थे, तो वित्त मंत्री हैं अपन के यशवंत सिन्हा। कौन है, यशवंत सिन्हा। तो यशवंत सिन्हा ने, तो वित्त मंत्री कौन है, यशवंत सिन्हा ने। और कितने बजे, सुबह 11 बजे। ठीक है, तो रात को तो करेंगे नहीं, तो सुबह 11 बजे है तो बजट पेश किया। ठीक है, तो सुबह 11 बजे है दिन के, तो क्या है, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा क्या किया गया था, बजट पेश किया गया था। और इस समय आपसे पूछ ले किसकी सरकार थी, तो वो थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो अटल जी की सरकार थी उस समय 1999 2000 ईस्वी के समय। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन, 1950 तक क्या है, बजट है जो संसद भवन में तैयार किया जाता था। कब तक, 1950 तक। तो 1950 तक क्या है, बजट संसद भवन में तैयार किया जाता था। तो आपको नेक्स्ट चीज लिखनी है, 1950 तक बजट है ना, वो किसमें, संसद। तो आप इसी प्रकार से नोट्स बना लीजिए। कुछ चीजें हैं मैं थोड़ी सी क्या बोलूंगा ज्यादा और सुन लिखूंगा कम। ठीक है, तो आपको ये लिख लेनी है पेन से कॉपी के अंतर्गत। तो क्या है, 1950 तक बजट है ना, वो संसद भवन में तैयार किया जाता था। ठीक है, तो 1950 में, 1950 तक क्या है, संसद भवन में तैयार किया जाता था। तो 1950 तक। इसके अलावा अपन बात करें उस 1950 के बाद में क्या हुआ था,
तो 1950 के बाद में यह जो बजट है ना, यह बजट संसद की सिक्योरिटी प्रेस में तैयार होने लगा था। तो 1950 से मतलब 1950 तक तो संसद भवन में तैयार होता था, और 1950 से मतलब इसके बाद से तो ये क्या है, संसद के अंतर्गत क्या है, एक क्या है सिक्योरिटी प्रेस क्या की गई थी, सिक्योरिटी। तो संसद के अंतर्गत एक क्या है, सिक्योरिटी प्रेस तैयार होने लगी थी। ठीक है, तो बजट क्या है, एक सिक्योरिटी प्रेस में तैयार होने लगा था। ठीक है, संसद में बजट संसद की सिक्योरिटी प्रेस में तैयार होने लगा था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें आपसे, तो नेक्स्ट चीज आपसे पूछी जा सकती है कि 1956 और 55 जो 56 है ना, तो 1955 और 56 इसमें क्या आंकड़ों का थोड़ा डेटा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है आपसे। तो 1955-56 से क्या है, सी डी देशमुख क्या हुए हैं, एक तो एक गवर्नर भी रहे हैं, और सी डी देशमुख के उसमें क्या है, एक कमेटी बनाई गई थी। तो सी डी देशमुख के सुझाव पर, किसके पर, सी डी देशमुख के सुझाव पर। ठीक है, तो सी डी देशमुख के सुझाव पर क्या है, बजट हिंदी में पेश किया जाने पर लगा। किसके, सी डी देशमुख के सुझाव पर बजट हिंदी में, क्योंकि शुरुआत से ही क्या बजट अंग्रेजी में पेश किया जाता था, और लेकिन सी डी देशमुख ने सुझाव दिया था 1955-56 ईस्वी में, और तब से क्या है बजट हिंदी में पेश किया जाने लगा। ठीक है, तो 1955-56 से लगा है ये स्टार्ट। तो 1955-56 से क्या हिंदी में बजट क्या है पेश किया जाएगा। इसके अलावा अपन बात करें जो सी डी देशमुख है ना, ये सी डी देशमुख क्या थे, तो ये है अपन के आरबीआई के प्रथम गवर्नर से पूछ ले, क्या है आरबीआई के प्रथम गवर्नर, आरबीआई के प्रथम गवर्नर पूछ ले तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सी डी देशमुख। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है, तो सी डी देशमुख हैं, और उनके द्वारा क्या है पहली बार क्या है हिंदी में बजट पेश करने के लिए क्या है सुझाव रखा गया था इनके द्वारा 1956, 55 और 56 ईस्वी के अंतर्गत। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन, तो 2017 के अंतर्गत क्या है, 2017 में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसका नाम अपन के क्या है, तो विवेक देबरॉय। तो विवेक देबरॉय किसकी बात है, उन 2017 में विवेक देबरॉय कमेटी के सुझाव पर, किसके विवेक देबरॉय कमेटी के सुझाव पर। तो 2017 में कौन सी कमेटी, विवेक देबरॉय कमेटी, और के सुझाव पर क्या किया गया था, तो इसमें अंतर्गत अपन ने क्या है जो रेल बजट है ना, तो रेल बजट को अलग से पेश कब किया जाने लगा था, तो वो किया जाने वाला लगा था 1924 ईस्वी में। ठीक है, एक वर्ष कमेटी के सुझाव पर। लेकिन 2017 में क्या हुआ था कि जो विवेक देबरॉय कमेटी है ना, उसने सुझाव दिया था कि रेल बजट को आम बजट में क्या है शामिल किया जाए। तो रेल बजट को आम बजट में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था, विवेक देबरॉय कमेटी ने। ठीक है, तो क्या क्या सुझाव दिए थे, पहला सुझाव दिया था रेल बजट आम बजट में शामिल। तो रेल बजट को आम बजट में क्या है शामिल किया जाएगा, और एक साथ में क्या है आम बजट के रूप में ही इसका भी बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें, इन्होंने एक और सुझाव दिया था कि बजट है ना, वो बजट फरवरी माह की प्रथम कार्य दिवस पर पेश किया जाना चाहिए। बजट कब पेश किया जाना चाहिए, तो बजट है ना वो किया जाना चाहिए फरवरी माह की, किसकी, फरवरी माह की। तो फरवरी के अंतर्गत, तो फरवरी माह के जो प्रथम कार्य दिवस हैं, क्या है प्रथम कार्य दिवस, तो फरवरी माह की प्रथम कार्य दिवस, प्रथम कार्य दिवस के दिन क्या है, तो फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस के दिन क्या है बजट को पेश किया जाना चाहिए। ये भी सुझाव किसने दिया था, तो विवेक देबरॉय कमेटी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो विवेक देबरॉय कमेटी के द्वारा भी यह सुझाव दिया गया था। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें, तो भारत में बजट है ना वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, भारत के अंतर्गत बजट। तो भारत की अपन चर्चा प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, तो है भारत में बजट, ये सभी बातें अभी प्रेजेंट टाइम बात कर रहे हैं भारत के अंतर्गत ही कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत में बजट है ना वो वित्त मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत में बजट वित्त मंत्रालय तैयार करता है।
तो भारत में बजट तैयार कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय तैयार करता है भारत के अंतर्गत बजट। और जो अपन बात करें वित्त मंत्रालय होता है ना, वो किससे संबंधित होता है? तो आर्थिक मामलों संबंधी विभाग है वित्त मंत्रालय। भारत के अंतर्गत क्या है? आर्थिक संबंधी जो मामलों संबंधी जो विभाग है ना, जो धन से संबंधित कितना खर्च होगा, कितना अपन की इनकम हो रही है देश से अंदर से, कितनी आय की स्रोत है और कितने एक्सपेंसेस की स्रोत है, उन चीजों का जो लेखा जोखा रखा जाता है वो रखा जाता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। अपन बात करें कि जो संविधान के अनुसार अपन बात करें तो संविधान में ART क्या है? ART तो संविधान के अनुसार अंतर्गत अनुच्छेद दे रखा है, तो वो दे रखा है ART, और ART नंबर वो हो जाएगा 112। तो ART नंबर 112 है, वो किसके लिए है? तो केंद्र के लिए। इसके लिए केंद्र के लिए बजट के प्रावधान लिखे गए हैं, इसके अंतर्गत चीजें लिखी गई हैं बजट के अंतर्गत क्या क्या रहने वाला है। तो इसके अलावा अपन बात करें ART, और ART नंबर कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 202। तो ART 202 है, यह किसके लिए है? तो राज्य के लिए है। किसके लिए हो जाएगा? राज्य के लिए हो जाएगा। ठीक है। और अपन बात करें तो यह है, इसके अंतर्गत जो शब्दों का उपयोग किया गया ना बजट के लिए, तो बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया, और इस जगह पर क्या किया गया है? तो ये किया गया वार्षिक, किसके लिए? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसका प्रयोग किया गया इनके अंतर्गत। ठीक है, राज्य के लिए भी और केंद्र के लिए भी। किसका? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का, वित्तीय, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उपयोग किया गया है केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए भी। किसके अंतर्गत? ART नंबर 112 आज से पूछ ले तो केंद्र के लिए, ART नंबर 202 पूछ ले तो राज्य के लिए क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उपयोग किया गया है। इसके अलावा अपन बात करें संविधान के अनुच्छेद जो 112 है ना, तो 112 के अंतर्गत क्या है? केंद्र के लिए बजट का प्रावधान है। किसके लिए? केंद्र के लिए बजट का प्रावधान किसके अंतर्गत? 112 के अंतर्गत। और संविधान में बजट के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन राज्य की बात करें तो राज्य के लिए अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद अपन की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? 202 हो जाएगा। और इसी शब्द का प्रयोग है ना, वो किया गया है किसका? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया राज्यों के लिए भी। ठीक है, इसके अलावा बात करें भारत में जो बजट है वो वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों से संबंधित है। भारत में बजट किससे संबंधित है? वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों से संबंधित है। ठीक है, तो संबंधित विभाग और बनाए गए हैं जो क्या है? बजट तैयार करते हैं। तो बजट तैयार किया जाता है, तो बजट तैयार किया जाता है भारत के अंतर्गत। तो कौन कौन सी चीज बनाई गई है? तो ये तो बनाई है CAG। क्या बनाई है? CAG NSO। तो CAG NSO की सहायता से, मतलब हेल्प से, वित्त मंत्रालय बजट तैयार करता है। किसकी सहायता से? CAG और NSO जो क्या है, दो अपन के क्या है? संस्थान है, संगठन है, संघ मतलब संस्था है गवर्नमेंट की। तो इनके द्वारा, इनकी सहायता से क्या है? वित्त मंत्रालय क्या है? बजट तैयार करता है, बजट पेश करता है। ठीक है, तो कौन हेल्प करती है बजट पेश करने में? किसकी? वित्त मंत्रालय की। तो CAG और NSO करती हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें तो ये जो विभाग है ना, यह विभाग अक्टूबर और नवंबर माह में देश के सभी विभागों की क्या है? मीटिंग करता है। कौन सा विभाग? जो CAG है ना, CAG और NSO, ये जो विभाग है ना, ये विभाग, ये विभाग, तो CAG NSO जो ये विभाग है ना, ये क्या करते हैं कि देश के किसके अंतर्गत? अक्टूबर और नवंबर मंथ के अंतर्गत। तो अक्टूबर नवंबर मंथ के अंतर्गत देश के अंतर्गत जितने भी सभी विभाग हैं और सभी में विभागों की क्या करता है? मीटिंग करता है। और मीटिंग कर करके क्या है? एक कच्चे रूप में क्या है? तो कच्चे, या फिर अपन बोल सकते हैं अपन ब्लूप्रिंट। किसको बोल सकते हैं? कच्चा जो अपन बजट तैयार करते हैं ना, मोटा मोटा अपन वैसे बोलते हैं, मोटे मोटे तौर पर अनुमान लगा लेते हैं। तो वो कच्चा बजट तैयार करते हैं। और क्या है? कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर महीने में क्या करते हैं? कच्चा बजट तैयार। ठीक है, तो कच्चा बजट तैयार करते हैं। तो उस कच्चा बजट तैयार करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे और कहा जाता है ब्लू
ब्लू माना नीला वाला ब्लू, तो प्रिंट, तो ब्लू प्रिंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, तैयार किया जाता है। तो CAG NOC के द्वारा क्या है, सभी विभागों की मीटिंग बुलाई जाती है अक्टूबर नवंबर माह में, और उनकी मीटिंग बुला करके क्या है, कच्चा बजट तैयार किया जाता है, और जिसे क्या बोलते हैं, ब्लू प्रिंट बोलते हैं, ब्लू प्रिंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये हुआ ऐसे ही लाइन लिखनी, मैंने शॉर्टकट में लिखा, लेकिन आपको मेरे शब्द याद रखने हैं, इनको ऐसे उतारना है। और यह जो ब्लू प्रिंट है ना, इस पर नीले कागज पर सफेद स्याही से लिखा जाता है। आपको ये भी लाइन लिखनी है कि ब्लू प्रिंट मतलब यह जो ब्लू प्रिंट है, इस पर नीले कागज पर, किस पर, नीले कागज का इस्तेमाल किया जाता है और सफेद स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि अपन क्या करते हैं, सफेद कागज पर और नीले पेन से अपन क्या लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं। बल्कि वहां है नीला कागज और सफेद पेन। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आप नेक्स्ट बात करें कि जो वित्त मंत्री है ना, वो दिसंबर के अंतिम और जनवरी के जो प्रथम सप्ताह में देश के मुख्य उद्योगपतियों की क्या है, मीटिंग करता है। तो अपन क्या है, बजट जब तैयार करते हैं उससे पहले, तो वित्त मंत्री है वो दिसंबर माह के जो अंतिम टाइम चल रहा होता है, जनवरी की शुरुआत में, या फिर अपन बात करें दिसंबर का अंतिम टाइम और जनवरी का शुरुआत है ना, उस समय क्या है, देश के उद्योगपति, क्योंकि बात करें अपन देश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बजट जो बनता है, उससे पहले अपन बात करें सर्वाधिक देश की जो आय जनरेट कर रहा है, ये उद्योगपति बिजनेसमैन ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन नॉर्मल मजदूर और किसान तो इतनी कर नहीं रहे, जितने ये उद्योगपति बिजनेसमैन है, ये देश को ही चला रहे हैं। ठीक है, तो इनसे सलाह लेना तो बहुत जरूरी है। ना ले तो 2 मिनट में क्या है, पैसे के दम पर गवर्नमेंट भी गिरा सकते हैं। वो चाहे तो आज आज अंबानी जी है ना, आज चाहे तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। वो चाहे ना कि ऐसे ही होना चाहिए, डिसीजन तो ऐसा ही होता है गवर्नमेंट के अंदर का, क्योंकि वो क्या है, जितनी भी पार्टियां इनके लिए फंडिंग बिजनेसमैन ही करते हैं, बिजनेसमैनों के दम पर ये क्या है, चुनाव लड़ते हैं। तो आपको क्या है, याद रहना चाहिए कि बिजनेसमैन एक क्या है, देश की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो जनवरी दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के प्रथम सप्ताह में क्या है, उद्योगपतियों से मीटिंग होती है, और उसके बाद में फरवरी महीने में क्या है, बजट पेश किया जाता है। और इस जो मीटिंग होती है ना, इस मीटिंग के बाद जो बनने का जो कार्य शुरू होता है, कि बजट बनने से पहले बजट का क्या लिया अपन, कच्चा चिट्ठा बना लिया पहले, CAG और NSO के विभाग की सहायता से क्या है, अक्टूबर नवंबर माह में कच्चा चिट्ठा तैयार कर लिया। अक्टूबर नवंबर माह में बन गया, तो दिसंबर के शुरू में, लास्ट में और जनवरी के फर्स्ट में क्या है, बिजनेसमैनों की मीटिंग बुलाई जाएगी, और ये अपन को डिसीजन करना होगा अपन देश में क्या लागू करने वाले हैं, क्या गलत है क्या सही है इस चीज का। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे क्या, मीटिंग होने के बाद में ही क्या किया जाता है, फिर बजट तैयार किया जाता है, जो मेन बजट होता है वो। ठीक है, तो बजट आय व व्यय दोनों दस्तावेजों में तैयार किया जाता है। बजट को अपन कैसे करते तैयार, तो आय व व्यय, आय व व्यय दोनों, किसमें, आय के रूप में भी और व्यय के रूप में, दोनों दस्तावेजों में क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। दोनों दस्तावेजों में तैयार। बजट है यह आय व व्यय दोनों तैयार, मतलब जितनी भी अपन देश की आय होने वाली है, किन किन स्रोतों से होने वाली है, तो उनके बारे में भी अपन बजट तैयार करेंगे। और गवर्नमेंट के द्वारा किन किन चीजों पर अपन क्या है, खर्च करने वाले हैं, रोड पर, रेलवे पर, इस पर, उद्योगों पर, लघु उद्योगों पर, सड़कों पर, तो उन चीजों के बारे में भी बजट तैयार करना पड़ेगा। तो खर्चे का भी और आय का दोनों का क्या है, बजट तैयार करते हैं इस समय, जिससे बजट दस्तावेजी, और उसके लिए क्या है, दोनों बजटों के लिए दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, और इसे क्या है, बजट दस्तावेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बजट दस्तावेज भी कहते हैं। और यह जो दस्तावेज है ना, वो वित्त मंत्री व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में पेश किया जाता है। बजट किसकी सहायता से, किसके अनुमति लेनी पड़ेगी, तो बजट के लिए ये जो दस्तावेज है जिसमें बजट बनाया गया है, यह वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा पहली बात तो। और वित्त मंत्री क्या करेगा, वित्त मंत्री तो वो पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेगा, और राष्ट्रपति अनुमति दे देगा। उसके बाद में क्या है, पहले तो संसद के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, लोकसभा के अंतर्गत पेश किया जाएगा, और फिर यह है राज्यसभा के अंतर्गत पेश किया जाएगा। दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा देश के अंतर्गत, उनमें क्या है, यह बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, तो आपको एक बार और बताता हूँ कि ये आपकी एग्जाम के अंदर का पूछे जाएंगे, आपकी स्टेट वाली एग्जाम राजस्थान की जितनी भी है, उनके अंतर्गत भी इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और मिलते आए हैं, क्योंकि CET के अंतर्गत इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है, सीईटी हो गई। इसके अलावा अपन रीट के अंतर्गत पूछा जाता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो आता ही आता है, क्योंकि इंडिया की जीके है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो आपको ये क्या है, सभी को इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन, तो जो राष्ट्रपति की अनुमति ले ली, उसके बाद में क्या है, बजट पेश कर दिया। और बजट पर लगभग क्या है, 45 दिन बहस होती है। बजट आता है ना, तो बजट के क्या है, लगभग बहस कितने दिन होती है, तो बजट पर लगभग 45 दिन। तो बजट पर लगभग 45 दिन क्या होती है, तो बहस होती है। कितने दिन, उस पर क्या है, उसकी बजट के बारे में जो हमने उसमें योजना लिखी है, जो आय व्यय की चीजें लिखी गई हैं, हम खर्च करने वाले पैसे को कौन सी अपन चीजें लागू करने वाले हैं देश के अंतर्गत, उसके लिए अपन को क्या है, लगभग क्या है, बजट पर लगभग 45 दिन आपको मिलते हैं बहस करने के लिए। किसके लिए, पैसा 45 दिन बहस होती है, तो 45 दिन मिलता है आपको बहस करने के लिए। ठीक है, पक्ष विपक्ष दोनों के बाद के लिए लड़ने के लिए एक प्रकार से। अपन बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने क्या है, पहली बार बजट पेश किया गया। तो हमारे भारत के अंतर्गत पहले पीएम, तो प्रथम पीएम कौन थे जिन्होंने बजट पेश किया था, तो प्रथम पीएम है वो कौन थे, तो वो थे अपन के पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे जिन्होंने क्या है, बजट प्रथम बार पेश किया गया था। इसके अलावा आपसे पूछी जा सकती है, भारत की पहली महिला क्या है, पहली महिला, तो भारत की पहली महिला पीएम कौन थी, जिन्होंने क्या है, बजट पेश किया गया था सर्वप्रथम, तो वो किया गया था किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा पहली बार महिला पीएम थी जिसके द्वारा बजट पेश किया गया था। और अब तक आपसे पूछ ले सर्वाधिक बार, तो अब तक सर्वाधिक बजट है ना प्रेजेंट टाइम तक, तो किसके द्वारा पेश किया गया था, तो सर्वाधिक बजट, सर्वाधिक बार। ठीक है, तो सर्वाधिक बार बजट पेश किया था, तो सर्वाधिक बार बजट पेश किया गया था, तो वो किसके द्वारा किया गया था, तो सर्वाधिक बार बजट है ना आज तक, तो वो किया गया था किसके द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। ठीक है, और मोरारजी देसाई ने अभी तक अपन के पूरे भारत में अभी तक कितनी बार, 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। कितनी बार, 10 बार बजट पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। तो सर्वाधिक बार बजट पेश किसके द्वारा किया गया था, मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था, और लगभग 10 बार बजट पेश किया था। पहली बार महिला कौन सी थी प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया था, इंदिरा गांधी। और पहली बार व्यक्ति कौन थे जिन्होंने बजट पेश किया गया था भारत का, तो वो कौन थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके अलावा आपसे नेक्स्ट चीजें आपसे बात करें कि बजट के बारे में, कि बजट है ना, तो ये बजट के प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं, बजट कितने प्रकार का होता है, क्या पूछे जा सकते हैं, प्रकार। बजट के प्रकार आपसे पूछ ले कि बजट कितने प्रकार का होता है, तो पहला होता है आम बजट। क्या होता है, आम बजट। तो एक होता है आम बजट पेश किया जाता है। दूसरा बजट किस प्रकार का होता है, जिसे बोलते हैं निष्पादन बजट। क्या बोलते हैं, निष्पादन बजट। थर्ड नंबर की बात करें तो वो हो जाएगा आउटकम। क्या हो जाएगा, आउटकम बजट। आउटकम के अलावा अपन बात करें तो फोर्थ नंबर हो जाएगा जीरो बजट। क्या हो जाएगा, जीरो बजट। तो क्या हो जाएगा, आम बजट, निष्पादन बजट, आउटकम बजट और जीरो बजट। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें 5 नंबर पे, तो वो हो जाएगा जेंडर बजट। क्या हो जाएगा, जेंडर बजट। ये वही वाला जेंडर है जो मेल फीमेल वाला जेंडर बजट। ठीक है, शब्द वही है जेंडर। इसके अलावा बात करें पूरक बजट। क्या हो जाएगा, पूरक बजट। ठीक है, तो ये बजट हैं, कितने प्रकार से बजट होते हैं, 6 प्रकार के। आम बजट, निष्पादन बजट, आउटकम बजट, जीरो बजट, जेंडर बजट और पूरक बजट। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के बजट होते हैं। आपसे एक और बात करें आपसे, आपसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, इसमें से पूछा गया है कई बार, जो पूरक बजट में दी गई जो राशि है को क्या कहते हैं। तो पूरक बजट में दी गई राशि को क्या कहा जाता है, तो क्वेश्चन आपको ये लिख लेना है, ये कई बार पूछा गया है, पूरक बजट में दी गई राशि को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं। तो ऐसे बोलते हैं, आप क्वेश्चन ऐसे लिख लेना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पूरक बजट में दी गई राशि को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है लेखानुदान। क्या कहा जाता है, लेखानुदान कहा जाता है पूरक बजट में दी गई राशि को। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें एक एक इनके बारे में, जो बजट है ना, इनकी अपन चर्चा करते हैं कि ये बजट किस किस प्रकार से रहने वाले हैं।
कितने बजट था? 6 बजट। और 6 बजटों की अपन बात करते हैं तो आपको क्या है समझना है, आम बजट किसे कहते हैं। तो जो इस प्रकार का जो आम बजट होता है ना, तो इस प्रकार के बजट में सरकारी खर्चों में कटौती की जाती है। सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं उनमें कटौती की जाती है तथा आम जनता के विकास की योजना भी बनाई जाती हैं। सरकारी खर्चों में कटौती करनी है और आम जो जनता है ना, उसके जो विकास की योजना है उन पर क्या है योजनाएं बनानी है। और इस बजट में जो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। आम बजट के अंतर्गत विधायिका का कार्यपालिका पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। उसे बोलते हैं हम आम बजट। आम बजट में क्या सरकारी खर्चों में कटौती करनी है, जनता के लिए विकास की योजनाएं तैयार करनी है। और इसमें क्या है, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका होती है, 3 पालिका होती है ये, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो विधायिका का कार्यपालिका पर क्या होता है? नियंत्रण होता है आम बजट में। निष्पादन बजट की बात करें तो इस प्रकार के बजट में लक्ष्य व उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। किसका? निष्पादन बजट में क्या करना है? पहले लक्ष्य और उद्देश्यों का क्या करना है? निर्धारण करना है। और उन लक्ष्य और उद्देश्यों को है प्राप्ति के लिए क्या करना है? कार्य करना है। और लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे निष्पादन बजट के अंतर्गत, और उनकी प्राप्ति के लिए क्या कार्य करने हैं उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे निष्पादन बजट के अंतर्गत। नेक्स्ट बजट है आउटकम बजट। आउटकम बजट के अंतर्गत इस प्रकार के बजट में परिणामों पर जोर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? परिणामों पर। तो परिणामों पर जोर दिया जाता है, इसलिए इस बजट को जो आउटकम बजट है ना, इसको परिणाम उन्मुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिणाम उन्मुखी बजट भी कहते हैं। और इस बजट में पिछले बजट की जो असफल योजना हुई है, जैसे कोई इससे पहले जो बजट पेश किया गया था उसके अंतर्गत जो योजना निकाली गई थी वो असफल हुई है, तो उन योजनाओं के असफल के कारण जानेंगे। और उनको असफल योजनाओं के कारण जानकर उनको क्या किया जाएगा? बंद किया जाएगा। और बजट का बंद कर करके क्या है, उनको सही दिशा में नए तरीके से क्या है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, निवेश किया जाएगा। ये है आउटकम बजट के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें जीरो बजट। और जीरो बजट को अपन क्या नाम से दे सकते हैं? इसे बोलते हैं अपन शून्य बजट के नाम से। क्या है? जीरो या फिर शून्य बजट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इस बजट के जो जनक है ना, जीरो या शून्य बजट के जनक आपसे पूछ ले तो इसके जनक कौन रहने वाले हैं? तो वो हो जाएंगे अपन के पीटर ए पायर। क्या हो जाएंगे? पीटर ए पायर। तो पीटर ए पायर हैं, वो क्या है? शून्य बजट या जीरो आधारित जो बजट है ना, उसके क्या है? जनक हैं। तो इस बजट का जो प्रथम प्रयोग है ना, वो कहां पर किया गया था? अमेरिका के अंतर्गत किया गया था शून्य बजट का प्रयोग। और किसके द्वारा किया गया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं एक, जिनका नाम क्या है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए जिमी कॉर्टर। कौन हो गए हैं? जिमी कॉर्टर। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं जिमी कॉर्टर। और जिमी कॉर्टर के द्वारा क्या किया गया था? जीरो बजट को प्रथम बार मतलब पहली बार क्या किया गया था? पेश किया गया था। और इस बजट को क्या है? सूर्यास्त बजट भी कहते हैं। क्या है? सूर्यास्त बजट भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, लास्ट टाइम में शाम के समय पर ये बजट पेश किया गया था, जीरो शून्य बजट। इस बजट में प्रत्येक प्रकार के खर्चों में जो कटौती की जाती है, इस बजट में क्या है, सरकारी खर्चे हो या फिर किसी भी योजना के खर्चे, उन सब में कटौती कर की जाती है। और इस बजट में जो पुरानी सफल असफलताओं को क्या है, भुला दिया जाता है कि अपन पहले की योजना में कितनी सफल हुई है, कितनी असफल हुई है, उनसे कोई मतलब नहीं होता। और फिर भी क्या है, फंडिंग दे दी जाती है, पैसे दे दिए जाते हैं, उसे बोलते हैं जीरो बजट। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन जेंडर बजट की, तो जेंडर जो बजट है ना, इस बजट की बात करें तो इस बजट के इस प्रकार के जो बजट है ना, इसमें महिलाएं एवं शिशु विकास की योजना बनाई जाती है। जेंडर की बात आ गई, तो जेंडर के अनुसार भेदभाव की बात करें तो पुरुष प्रधान समाज था उस समय, तो इस पर क्या शोषण किस पर हुए हैं, तो महिलाएं और बच्चों पर शोषण हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए अर्थात महिला की जो सशक्तिकरण के लिए बढ़ावा देने के लिए जेंडर बजट पेश किया जाने लगा। और नेक्स्ट है पूरक बजट। और जब क्या है, बजट की राशि तय समय से पहले, मतलब अपन क्या है 31 मार्च, ठीक है, तो बजट की राशि निर्धारित की गई कि इस कार्य के लिए इतना बजट दिया जाएगा, तो वो बजट की राशि है वो तय समय से पहले क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और बचे हुए समय के लिए तो खर्चों के लिए जो बजट पेश किया जाएगा, मतलब क्या हुआ था, माना 1000 करोड़ की लागत का हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, माना कोई पुल बनाना है, ठीक है, तो पुल बनाना है 1000 करोड़ की लागत का, लेकिन क्या हुआ था कि वो कार्य पूरा नहीं हुआ, इससे पहले 1000 करोड़ उठ गए आपके, तो अब इसके लिए फंडिंग की जरूरत पड़ गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बजट दोबारा पेश करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक बजट पेश किया जाता है नॉर्मल तरीका से, ठीक है, तो पैसे कम पड़े ना उसकी पूर्ति के लिए, तो उसे बोलते हैं अपन पूरक बजट। क्या है, बचे हुए समय के खर्चों के लिए बजट पेश किया जाता है, उसे पूरक बजट कहते हैं।
तो पूरक बजट में दी गई राशि क्या कहलाती है? लेखा अनुदान कहलाती है। पूरक बजट में दी गई राशि क्या कहलाती है? लेखा अनुदान कहलाती है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब बजट से संबंधित क्या करते हैं, अन्य जो शब्दावली है ना बजट से संबंधित, उनकी बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अन्य शब्दावली की। ठीक है, जो बजट से क्या रखती हैं? संबंध रखती हैं। तो बजट से संबंधित अन्य शब्दावलियों की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद। और अनुच्छेद 113 की। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 113 की। और अनुच्छेद 113 के अंतर्गत एक शब्द दे रखा है जिसे बोलते हैं अनुदान। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद 113 के अंतर्गत अनुदान दे रखा है। कौन सा शब्द दे रखा है? अनुदान। तो अनुच्छेद 113 के अंतर्गत जो अनुदान मांग शब्द दे रखा है, तो अनुदान मांग है, ये अनुच्छेद 113 के अंतर्गत दे रखी है। और अनुदान मांग होती क्या है? तो बजट में स्वीकृत राशि को, यदि क्या मतलब जैसे क्या है, रेल विभाग के लिए हमें क्या है, इस साल के अंतर्गत क्या कुछ कार्य करवाना है, मतलब नए रेल मार्ग का निर्माण करवाना है। तो नए रेल मार्ग का जब निर्माण करवाना है तो उसके लिए बजट पेश किया जाएगा कि हम क्या है 1,000 करोड़ रुपए इस रेल मार्ग पर हम खर्च करने वाले हैं। तो रेल मार्ग पर खर्च करने वाले हैं, तो ये जो रेल मार्ग पर जो खर्च करने वाले हैं 1,000 करोड़ रुपए, तो ये हमें किसको देने होंगे? तो रेल मंत्री को देने होंगे। किसको देने होंगे? रेल मंत्री। तो रेल मंत्री के द्वारा क्या करना है? बजट में जो स्वीकृत हुई राशि है उसको संसद में मांगना। ठीक है, अनुदान मांग कहलाता है। मतलब बजट में स्वीकृत राशि को मंत्रियों द्वारा संसद में मांगना अनुदान मांग कहलाती है। तो आपको याद रखना है। तो आपको क्या रखना? बजट में, किसमें? बजट में स्वीकृत राशि। तो बजट पेश किया, उसके अंतर्गत हमने कोई राशि है वो बोल दिया कि इनके लिए अपन क्या है 1,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेंगे इस कार्य के लिए। तो जिस विभाग के लिए अपन ने राशि का अनुदान दिया ना, तो उस विभाग का जो क्या है मंत्री होता है, और उस मंत्री के द्वारा क्या किया जाता है? संसद में मांग की जाती है। किसकी? जो राशि है, जो स्वीकृत राशि है उसकी। ठीक है, तो संसद में मांगना, मांगना अनुदान मांग कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुदान मांग। अनुदान मांग कहलाती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 113 के अंतर्गत। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अनुच्छेद हो जाएगा, तो अनुच्छेद नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? वो हो जाएगा 114। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 114। और अनुच्छेद 114 के अंतर्गत क्या चीज दे रखी है? तो वो दे रखी है सबसे पहले विनियोग। क्या दे रखा है? विनियोग। तो विनियोग की अपन बात करें तो विनियोग कौन सा हो जाएगा? अपन को विनियोग विधेयक। और विनियोग विधेयक कहते कैसे हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो मैं क्या है शब्दों को एक ही चीज को समझाऊंगा आपको, फिर आपको लिखने के लिए भी बताऊंगा क्या लिखना है। तो बजट के अलावा या है, मतलब बजट तो आपको पेश कर दिया, उसकी आपने मांग कर ली संसद में, तो अनुदान राशि मिल गई आपको। ठीक है, तो बजट के अलावा जो आकस्मिक खर्चे होते हैं, तो आकस्मिक खर्चों हेतु संसद में जिस विधेयक के माध्यम से खर्चों की मांग की जाती है ना, उसे विनियोग विधेयक कहलाता है। मतलब अनुदान मांग की राशि आपने प्राप्त कर ली जो बजट में पेश हुई थी वो। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? 1,000 करोड़ आपने क्या पूरा इन्वेस्टमेंट हो गया, 1,000 करोड़ में इन्वेस्टमेंट हो गया, तो कुछ कार्य अभी बाकी रह गए उसको बिछाने के लिए। ठीक है, तो कुछ कार्य बाकी रह गए, तो उनके लिए फिर वित्त की आवश्यकता होगी। तो उस वित्त की आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या किया जाएगा? तो जो आकस्मिक खर्चे उत्पन्न हुए ना, पहले अपन अनुमान लगाया था कितना खर्च होगा, लेकिन वो आकस्मिक अचानक से क्या है वो कम पड़ गया। तो आकस्मिक तरीके से खर्च जो जो मांग उत्पन्न हुई है, तो संसद में जिस विधेयक के माध्यम से जो खर्च की राशि मांगी जाती है ना, एक विधेयक लाया जाएगा और उस विधेयक के माध्यम से खर्च की राशि मांगी जाएगी। तो उस जो खर्च की राशि मांगी गई है उसे ही विनियोग विधेयक कहलाता है। ठीक है, तो आपको लिख लीजिए अब एक बार। तो बजट के अलावा आकस्मिक खर्चे हेतु संसद से जिस विधेयक के माध्यम से खर्च की राशि मांगी जाती है, विनियोग विधेयक कहलाता है। ठीक है, आपको क्या है धीरे धीरे एक एक शब्द को सुनकर इसको लिखना है। नेक्स्ट बात करें अपन, तब हो जाएगी कटौती प्रस्ताव। क्या हो जाएगा? कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव। तो संसद के द्वारा बजट की राशि में
किसी भी प्रकार की कटौती कर दी जाती है ना, तो सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है। ठीक है, माना कि 1000 करोड़ रुपए की बजट पेश किया गया था रेल विभाग के लिए, और ये क्या है, सरकार 1000 करोड़ आपको नहीं देती है, उसमें भी क्या है, कटौती कर लेती है बाद में। तो क्या करते हैं अपन, सरकार के खिलाफ में क्या है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, उसके खिलाफ अपन बोलते नहीं, आपने 1000 करोड़ की बोला था, आपने दिया नहीं हमें, तो इसके प्रति अपन अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें इनसे संबंधित याद रखनी है। तो ये हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। जो राशि अपन को जितनी बजट में पेश की गई थी उतनी नहीं मिलती है, तो उसके खिलाफ में मंत्रियों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें तो आय व व्यय के आधार पर जो बजट होता है ना, आय और व्यय के आधार पर, किसके आधार पर? आय व्यय, व्यय, इसको व्यय मत लगाइए आप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आय, आय व्यय, आय व्यय के आधार पर, इनकम व एक्सपेंसेस के आधार पर बजट। तो आय व्यय के आधार पर बजट की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो कितनी आय है, कितना खर्चा, उसके आधार पर बजट की अपन बात करते हैं। तो बजट को अपन बांटते हैं दो भागों के अंतर्गत। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। पहला हो जाएगा राजस्व बजट। क्या हो जाएगा? राजस्व बजट। और दूसरा बजट हो जाएगा अपन का पूंजीगत बजट। कौन सा हो जाएगा? पूंजीगत बजट। तो पहला है राजस्व बजट, दूसरा हो जाएगा अपन का पूंजीगत बजट। ठीक है, तो पूंजीगत बजट अपन बात करें। राजस्व बजट को अपन दो भागों में बांटते हैं, राजस्व बजट को। और राजस्व बजट को दो भागों में किस प्रकार बांटते हैं अपन? तो इसके बांटने वाले अपन राजस्व प्राप्ति, किसके बारे में? पहला हो जाएगा राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। दो कौन कौन से हो जाएंगे? राजस्व बजट को दो भागों में बांटते हैं, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। इसके अलावा अपन बात करें पूंजी बजट को दो भागों में बांटते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगी? पूंजीगत प्राप्ति। कौन सी हो जाएगी? पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय। कौन से हो जाएंगे? पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय। दो भागों में किसको बांटते हैं अपन? पूंजीगत बजट को बांटते हैं। तो आय व्यय बजट को हमने दो भागों में बांटा गया था, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट। राजस्व बजट को दो भागों में बांटा गया था कि राजस्व की क्या है, प्राप्तियां, और राजस्व के क्या है, व्यय, मतलब खर्चे हैं। पूंजीगत बजट को दो भागों में बांटा गया था, पूंजीगत की जो क्या है, प्राप्तियां हैं, और पूंजीगत बजट के क्या है, व्यय। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन चार भागों में बांटा गया है। अपन बात करते हैं राजस्व प्राप्तियां कौन कौन सी होती हैं और पूंजीगत प्राप्तियां कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, और राजस्व व्यय कौन कौन से होते हैं और पूंजीगत व्यय कौन कौन से होते हैं, इनकी अपन चर्चा करते हैं। कौन किस चीज को किस में रखा गया है। अपन सबसे पहले बात करते हैं राजस्व प्राप्तियों की। और राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत सबसे पहले नंबर पर दे रखी है अपन ने, माना कि कोई कर है। क्या है? कर है। और कर या राजस्व बोलते हैं अपन कर को, कर या राजस्व है, या फिर जीएसटी अपन बोल सकते हैं इसको, जीएसटी। ठीक है, जीएसटी के जैसे कि जीएसटी क्या है, एक कर है। या के अलावा जो अन्य कर है ना, जैसे बीट इत्यादि, जैसे कस्टम ड्यूटी कर है, तो ये जो कर हैं, ये सभी करों को क्या है, इन सभी करों से जितनी भी आय प्राप्त होती है उसे बोलते हैं राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट चीज आ जाएंगे गैर राजस्व। क्या हो जाएंगे? गैर कर। ये तो होता है कर से राजस्व प्राप्त होती है, एक हो जाएगी गैर कर राजस्व। मतलब क्या है? जो करों से राजस्व प्राप्ति नहीं होती है, जैसे क्या है, फीस, फीस हो जाएगी। इसके अलावा किराया प्राप्त हो रहा है किसी चीज का, बिल्डिंग का, कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है उसको प्राइवेट कोचिंग के लिए दे दी, तो वो भी क्या है, किराया। इसके अलावा जुर्माना लग रहा है, जैसे पुलिस ने किसी फाइन लगा दिया हेलमेट पर, तो उससे जो प्राप्ति हो रही है, तो वो भी इसके राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आएगी। यदि हमने क्या, गवर्नमेंट ने किसी स्टेट को क्या दिया है, लोन दिया है, उससे अपन को ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो ब्याज की प्राप्ति। अनुदान की प्राप्ति होती है, जैसे किसी गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान दिया गया है, माना कि कोई सड़क बनवाने के लिए, उससे टैक्स प्राप्त हो रहा है, तो उसमें क्या है, केंद्र की क्या है, हकदारी है, तो उसमें भी क्या है, गैर कर राजस्व बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गैर कर राजस्व। और इसमें उदाहरण की तरफ बात करें तो किराया, जुर्माना, तो किराया, जुर्माना, फीस। तो किराया, जुर्माना और जो फीस की राशि है ना, वो ये सारी चीजें इसमें क्या होंगी, शामिल होने वाली हैं। ठीक है,
इसके अलावा अपन बात करें नेक्स्ट, तो वो हो जाएगा राजस्व के व्यय। तो राजस्व के व्यय कौन कौन से हो जाएंगे, तो राजस्व के व्यय एक प्रकार से अपन बात करें जो पेंशन देते हैं अपन नौकरी वालों को, क्या देते हैं, पेंशन। और इसके अलावा अपन बात करें नौकरी वालों को भत्ता दिया जाता है जो क्या है अपन का खर्चा है। इसके अलावा अपन नौकरी वालों के अलावा बात करें बेरोजगार जो क्या होते हैं उनके लिए क्या दिया जाता है, बेरोजगार भत्ता दिया जाता है। जैसे एक प्रकार से अपन बोलते हैं नौकरी वालों के लिए तो क्या दी जाएगी, वेतन, नौकरी वालों के लिए वेतन। और छात्र जो बेरोजगार होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, छात्र जो कॉलेज में टाइम पढ़ रहे होते हैं, तो उनके लिए दी जाती है छात्रवृत्ति। क्या दी जाती है, कॉलेज के समय एससी एसटी ओबीसी जो कैटेगरी है इनमें से एससी और एसटी स्पेशल को क्या दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है, तो वो भी राजस्व व्यय के अंतर्गत आती है। आप नाम सुनोगे सब्सिडी, क्या है, गैस सिलेंडर पर जो सब्सिडी मिलती है वो भी अपन के राजस्व के अंतर्गत आती है सब्सिडी। इसके अलावा अपन बात करें अनुदान, तो अनुदान है ये भी अपन के राजस्व के अंतर्गत आता है, अनुदान देना, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें ब्याज का भुगतान, यदि किसी सरकार ने क्या है किसी दूसरे से क्या ले रखा है, लोन ले रखा है, तो उस लोन की क्या है ब्याज का भुगतान, तो इस ब्याज का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो भी राजस्व बजट के व्यय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें विकास की, जो गवर्नमेंट के द्वारा विकास योजना चालू की गई है, तो विकास की योजना है तो इन पर भी तो खर्च किया जाता है, सैलरी देने में खर्च किया जाता है, भत्ते देते गवर्नमेंट कर्मचारी को वो भी खर्चा है, छात्रवृत्ति देते हैं तो गवर्नमेंट का खर्चा है, सब्सिडी देते हैं गवर्नमेंट का खर्चा है, अनुदान देते हैं गवर्नमेंट का खर्चा, विकास की योजनाओं पर खर्च किया जाता है वो भी गवर्नमेंट का खर्चा है। इसके अलावा पीएफ दिया जाता है वो भी गवर्नमेंट का खर्चा है, ठीक है। तो ये आ जाएंगे राजस्व बजट के व्यय के अंतर्गत आ जाएंगे। और प्राप्ति के अंतर्गत क्या है, करों से प्राप्त होता है। इसके अलावा किराया, जुर्माना, फीस, शुल्क, अनुदान आदि से प्राप्तियां। अपन बात करें पूंजीगत प्राप्तियों की, बात करें किसकी बात करें, पूंजीगत प्राप्तियों की। और पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत अपन बात करें तो सबसे पहली बात होती है ऋण। क्या होती है, ऋण प्राप्त करना। अपन को क्या है पूंजीगत को दे रखा, अपन ने पैसे दे रखे हैं तो उससे जो प्राप्त होने वाला जो ब्याज है और ऋण है, तो उसको ऋण को प्राप्त करना। और ऋण को प्राप्त करने से क्या होती है, तो इससे देनदारी, क्या बोलते हैं, देनदारी बढ़ती है। ऋण प्राप्त करने से देनदारी बढ़ती है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो जो सरकारी संपत्ति है ना, तो सरकारी संपत्तियों को बेचकर, सरकारी संपत्तियों को संपत्ति बेचना, तो सरकारी संपत्तियों को बेचकर अपने क्या है पैसे अर्जित करते हैं, वो भी किसी पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो सरकारी क्या है उपकरण, जो सरकारी उपक्रम है उनको बेचना और उनसे जो आय प्राप्त होगी उसे बोलते हैं अपन पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियां भी होती हैं जो क्या है देश की जो संपत्ति है तो वो तो बढ़ेगी नहीं, इसमें घट जाएगी और उससे क्या है प्राप्तियां होंगी, तो उसे बोलते हैं पूंजीगत प्राप्तियां, मतलब शॉर्ट टर्म में जो प्राप्तियां होती हैं वो। एक होती है राजस्व या कर राजस्व प्राप्ति, और राजस्व प्राप्ति में क्या है इसके अंदर का संपत्ति बढ़ती है, इसके अंदर पैसा तो आता है उसके साथ में क्या है संपत्ति का भी विस्तार होता है अपन की देश की संपत्ति के अंतर्गत, ठीक है। और पूंजीगत व्यय में क्या है संपत्ति कम होती जाती है और अपनी संपत्ति को बेच करके ही क्या कर रहे हैं अपन आय प्राप्त कर रहे हैं, और उसके अंदर क्या है अपनी संपत्ति बेच भी नहीं रही और उसको बढ़ा रहे हैं और अपन को आय भी हो रही है, ठीक है, राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत। इसी प्रकार से राजस्व व्यय है पेंशन भत्ता छात्रवृत्ति अनुदान, इस प्रकार से अपन को क्या है राजस्व व्यय। और अपन बात करें पूंजीगत व्यय की, तो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत सबसे पहले बात करें कि संपत्ति का जो अर्जन होता है ना, क्या होता है संपत्ति का सृजन, अर्जन नहीं होता संपत्ति का सृजन, संपत्ति का सृजन, और संपत्ति का सृजन होता है ना, यही क्या है पूंजीगत व्यय कहलाता है। अपन बात करें सड़क परिवहन, मतलब संपत्ति का सृजन का मतलब होता है हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया, माना कि पुल का निर्माण किया, तो पुल का निर्माण है ना, जैसे कि अपन इसके अंतर्गत बात करें तो सड़क का निर्माण, किसका निर्माण, संपत्ति का अर्जन का सृजन का मतलब सड़क का निर्माण किया, और सड़क का निर्माण किया तो उस पर क्या है टोल टैक्स प्राप्त होगा। हमें आज निर्माण कर दिया लेकिन आने वाले 50 साल तक क्या है इससे जो आय जनरेट होगी ना, तो उसे बोलते हैं पूंजीगत व्यय। मतलब ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया जहां से क्या है रिटर्न का अपन को क्या होती है संभावना, उसे बोलते हैं पूंजीगत व्यय। खर्च तो किया है लेकिन किस पर किया है, कि जो इन्वेस्टमेंट एक प्रकार किस पर किया है जिससे हम आय जनरेट कर सकते हैं बाद में। और राजस्व व्यय के अंतर्गत क्या है हम दोबारा से क्या आय जनरेट नहीं कर सकते, गया एक बार, मतलब पेंशन दे दी तो दे दी, छात्रवृत्ति मिल गई तो गई, दोबारा अपन को इससे कोई आय प्राप्त नहीं होगी। और पूंजीगत व्यय में क्या है आय प्राप्त होती है हमें बाद में, ठीक है। तो सड़क बांध का निर्माण करते हैं तो बांध से भी क्या है आय प्राप्त होती है। इसके अलावा अपन बात करें हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल से भी क्या हमें आय प्राप्त होती है। इसके अलावा अपन बात करें स्कूल, तो स्कूल से भी हमें क्या है, आय प्राप्त होती है। इसके अलावा अपन बात करें जो ऋण है ना, ऋण, माना कि अपन ने किसको ऋण दिया, तो ऋण का भुगतान किया, और इसके जो अगर ऋण का अपन भुगतान करते हैं तो इससे क्या है, हमारे देनदारी में क्या आ जाती है, देनदारी में कमी। तो ऋण का भुगतान किया तो हम पे से क्या है, लोड था इसके लोन का, तो वो क्या है, समाप्त हो जाएगा, तो देनदारी में कमी हो जाती है। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन को कोई संपत्ति हमारी है जितनी है इसको बढ़ा रहे हैं, और फिर भी हमें आय उत्पन्न हो रही है, तो उसे बोलते हैं राजस्व बजट की प्राप्ति। और क्या है, संपत्तियों को बेच करके संपत्ति घटती जा रही है और फिर उसके बाद में आय बढ़ रही है, तो उसे बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है। एक होता है ऐसा व्यय जो क्या है, व्यय हो गया उसके बाद में उससे कोई आय जनरेट नहीं होगी, उसे बोलते हैं राजस्व व्यय। और ऐसा व्यय जिससे अपन को बाद में क्या है, आय जनरेट हो सकती है, इन्वेस्टमेंट के रूप में कार्य करता है। जैसे सड़क का निर्माण किया तो बजट बाद में क्या है, सड़क का टोल टैक्स, रोड टैक्स आएगा उसका। बांध का निर्माण किया तो उसके बाद में भी क्या है, पैसा आएगा। हॉस्पिटल का निर्माण किया तो हॉस्पिटल में बाद में मरीज जाएंगे तो उससे क्या है, पैसा जनरेट होगा। स्कूलों का निर्माण किया तो स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे तो उससे भी पैसा जनरेट होगा। तो ये सारी चीजें आएंगी पूंजीगत बजट के व्यय के अंतर्गत। ठीक है। तो आपको ये सारी चीजों में भेदभाव आपको पता होना चाहिए कि किसके अंतर्गत क्या फायदा और क्या नुकसान है। इसके अलावा से नेक्स्ट बात करें कि एक अर्थव्यवस्था द्वारा अनुदान प्राप्त कर, क्या है क्वेश्चन है, आप देख सुनिए। एक अर्थव्यवस्था द्वारा अनुदान प्राप्त करके और लड़ाकू विमान खरीदा। ठीक है। तो ये किस चीज के अंतर्गत आएगा, तो लड़ाकू विमान खरीदा अपन ने, अर्थव्यवस्था मतलब पैसा खर्च किया है, लेकिन किस पर किया है, लड़ाकू विमान पर खर्च किया है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो लड़ाकू विमान पर अपन ने खर्च करके अपन की संपत्ति बढ़ाई है। अपन ने क्या किया है, पैसा खर्च करके संपत्ति बढ़ाई है, तो इसका मतलब हो जाएगा राजस्व प्राप्ति। संपत्ति बढ़े तो राजस्व प्राप्ति। अपन व्यय की बात करें तो व्यय कौन सा हो जाएगा, तो ये एक प्रकार से अपन को लड़ाकू विमान में हमने पैसा खर्च किया ना, तो ये इन्वेस्टमेंट है। क्या है, पैसा गया, इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट से हमें क्या दोबारा इसके क्या है, अपन को इससे प्रॉफिट होने वाला है, इसलिए इसे पूंजीगत व्यय के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट एक और चीज आपको बताता हूं कि विश्व बैंक द्वारा श्रीलंका को कर्ज के रूप में 2000 करोड़ रुपए दिए। तो वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को 2000 करोड़ रुपए दिए। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। तो ये जो दिए गए ना 2000 करोड़ रुपए, इस राशि को श्रीलंका ने विकास परियोजनाओं पर खर्च किया था। तो 2000 करोड़ रुपए का ऋण लिया और उसे हमने क्या है, हमारे देश में विकास परियोजनाओं पर खर्च कर दिया। तो यह क्या है, तो हमने लोन लिया और विकास परियोजनाओं पर खर्च कर दिया देश के अंदर का। इससे क्या हमें किसी भी प्रकार की क्या है, कोई आय प्राप्त नहीं होने वाली है। तो इसे बोलते हैं अपन पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति मतलब अपन को ऋण, देनदारी बढ़ती है, मतलब देनदारी बढ़ती है, ऋण प्राप्त होता है। तो पैसा तो आया है, तो वो आया है इसलिए पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगी। और पैसा हमने ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया जहां से रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये हो जाएगी अपन की राजस्व व्यय। ठीक है। जैसे अपन भत्ता दे रहे थे, पेंशन दे रहे थे, पेंशन दे देते दोबारा थोड़ी देता है अपन को, जिसको ये कर्मचारी पेंशन मिल गई तो वो दोबारा लौटा के नहीं देता है। इसी प्रकार से अपन ने क्या है, जो परियोजनाओं में या परियोजनाओं में जो अपन ने पैसा अपन क्या खर्च कर दिया, तो वो वापस अपन से जनता से आने वाला नहीं है। ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। इसके अलावा अपन दो चार चीजें और देखते हैं इसके अंतर्गत, फिर हम क्लास को बैंड अप करके। तो नेक्स्ट चीज क्या है, तो नेक्स्ट चीज हो जाएगी अपन के बजट के जो फॉर्मूले है ना, ये आपको आने चाहिए। बजट के फॉर्मूले, और बजट के फॉर्मूलाए हैं वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार के रहने वाले हैं बजट के फॉर्मूले। बजट के फॉर्मूलों की बात करें तो पहली बात अपन बात करें बजट और बजट संतुलन। क्या बोलते हैं, बजट संतुलन। और बजट संतुलन अपन क्या किसको कहते हैं, जब क्या है बजट के अंतर्गत क्या है, आय, क्या है, कुल आय या प्राप्तियां। कुल आय आपसे पूछ ले या फिर आपसे बात करें प्राप्तियां, तो कुल आय और प्राप्तियां हैं वो अपन के कुल व्यय के बराबर है। कुल आय या कुल प्राप्तियां हैं ये किसके बराबर है, कुल व्यय के बराबर हैं। तो इसे बोलते हैं बजट का संतुलन। संतुलन मतलब दोनों चीज क्या है, समान है, उसे बोलते हैं संतुलन। अपन बात करें बजट आधिक्य, क्या बोलते हैं, बजट आधिक्य। बजट आधिक्य की अपन बात करें तो बजट आधिक्य अपन किसको बोलेंगे, तो बजट आधिक्य बोलेंगे अपन की कुल प्राप्तियां। क्या हो जाएंगी, कुल प्राप्तियां
तो कुल प्राप्तियां क्या हैं, अपन के क्या हैं, ज्यादा हैं, अपन के क्या लेस देन होगा ये और ग्रेटर देन होगा ये। ठीक है, तो अपन बात करें कोई कुल प्राप्तियां हैं ज्यादा, मतलब जिधर की साइड में मोड़ा खुला होता है ये साइड तो हो जाएगी बड़ी, ज्यादा चीज दिखाएगी, और जिधर की साइड में इसकी चेंज होगी ये कम चीज को दिखाएगी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसके अंदर का, तो बजट प्राप्तियां क्या है, ज्यादा है, और कुल खर्च है वो क्या है, कम। क्या हो जाएगा, कुल व्यय या फिर खर्च है वो कम है, और प्राप्तियां क्या है, ज्यादा है, तो बजट आधिक्य कहलाता है। क्या कहलाता है, बजट आधिक्य कहलाता है। एक होता है बजट आधिक्य को, कमी को बोलते हैं घाटा। तो बजट के अंतर्गत घाटे का बजट बनाया जाता है, बजट घाटा। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत होती है कुल प्राप्तियां। बजट घाटे के अंतर्गत क्या होती हैं, कुल प्राप्तियां। और कुल प्राप्तियां क्या होती हैं, कम होती हैं, प्राप्तियां कम होती हैं, और बल्कि क्या है, कुल व्यय होता है, खर्च होता है, वो क्या होता है, अधिक होता है। प्राप्तियां कम होती हैं और कुल व्यय और खर्च होता है वो अधिक होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, 3 फॉर्मूले हैं। पहली बात करें कि गवर्नमेंट है ना हमेशा घाटे का बजट बनाती है, प्रॉफिट का बजट कभी बनाती नहीं है। ठीक है, तो आपको चाहे कितनी भी आय जनरेट हो जाए, कितनी भी कम योजना जारी की जाए, लेकिन आपको फिर भी आपको घाटे का ही बजट बनाएगी। ठीक है, इसके अलावा अपन से नेक्स्ट चीजें आपसे और चीज बताता हूँ, इसके राजस्व। तो आप नाम सुनोगे राजस्व घाटा, क्या नाम सुनोगे, राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा की बात करें तो इसके अंतर्गत राजस्व, अपने घाटा, बजट घाटा का ऐसे राजस्व घाटा होगा। तो राजस्व प्राप्तियां क्या है, राजस्व घाटे की बात करें तो राजस्व प्राप्तियां क्या है, राजस्व की प्राप्तियां और माइनस राजस्व व्यय। ठीक है, तो राजस्व की जो प्राप्तियां हैं और राजस्व की व्यय हैं, इन दोनों को अपन माइनस करते हैं, तो राजस्व प्राप्तियां कम होती हैं और राजस्व व्यय क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ठीक है, तो घाटे का सौदा जब होगा जब प्राप्तियां कम होंगी, आय कम होंगी और खर्चा ज्यादा होगा, तो घाटा जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ज्यादा में से कम घटाया जाता है ना, आपने पढ़ा होगा ज्यादा में से कम घटाया जाता है। तो यहाँ राजस्व घाटा है ना, ये क्या है, ज्यादा है, और इसमें से राजस्व आय को घटा देते हैं। ठीक है, तो आय क्या है, कम। तो राजस्व आय और राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे व्यय। तो राजस्व व्यय में से, किस में से, राजस्व व्यय, और राजस्व व्यय में से क्या है, राजस्व प्राप्तियां, या फिर अपन क्या है, आय को क्या है, घटा देते हैं। तो राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां या आय को घटा देते हैं, इसे बोलते हैं राजस्व घाटा। माना कि 50 करोड़ रुपए का घाटा आया, किसका आया, 50 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, तो हमें क्या है, राजस्व में व्यय हमने खर्चा किया था 150 करोड़ रुपया। माना कि 150 रुपये हमने खर्च किया था और हमें प्राप्त हुआ अभी तक 100 करोड़ रुपया, तो 50 करोड़ रुपए का क्या हुआ है, घाटा। मतलब हमने खर्च तो किया है 150 करोड़ रुपए और हमें प्राप्त हुआ है 100 करोड़ रुपए, तो घाटा चला गया कितने का, 50 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट अपन चर्चा करते हैं, तो वो हो जाएगा प्रभावी, क्या रहने वाला है, प्रभावी राजस्व घाटा। क्या हो जाएगा, प्रभावी राजस्व घाटा। तो ये नॉर्मल राजस्व घाटा है, ये होता है प्रभावी राजस्व घाटा, और प्रभावी राजस्व घाटे के अंतर्गत अपन चर्चा करें तो ये हो जाएगा राजस्व, क्या हो जाएगा, राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटे के अंतर्गत बात करें तो राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत व्यय, क्या हो जाएगा, पूंजीगत व्यय। तो राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत व्यय बराबर होता है प्रभावी राजस्व घाटा। अपन बात करें वो कैसे, तो माना कि राजस्व घाटा कितना है, 50 करोड़ रुपया। राजस्व घाटा कितना है, 50 करोड़ रुपया। ठीक है, राजस्व घाटा, और पूंजीगत व्यय कितने किए हैं, 5 करोड़। तो पूंजीगत व्यय किए 5 करोड़ और राजस्व घाटा है 50 करोड़। तो प्रभावी राजस्व घाटा आपसे पूछ ले तो कितना हो जाएगा, 45 करोड़ का। कितने का हो जाएगा, 45 करोड़ रुपए का हो जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको या तो इसलिए क्यों क्या है कि राजस्व घाटा मतलब हमें क्या है, 150 में से 100 करोड़ घटा दिए तो 50 करोड़ रुपए का क्या हो रहा है, घाटा। तो 50 करोड़ रुपए के घाटे में से, और जो क्या हमने पूंजीगत जो पूंजीगत चीजें थी उन पर हमने जो खर्च किया है, तो पूंजीगत व्यय के रूप में जो खर्च किया ना, तो पूंजीगत व्यय हमने अभी आपको बताया था कि पूंजीगत व्यय में वो खर्चा है जिसको हमने क्या, इन्वेस्टमेंट के रूप में खर्च किया है।
मतलब सड़क पर हमने खर्च किया है, लेकिन सड़क से क्या है हमें रिटर्न और लौटेगा आपको रोड टैक्स के रूप में। ठीक है, तो ये प्रकार से हमारा घाटा थोड़ी हुआ है, ये तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, और इन्वेस्टमेंट से हमें क्या है बाद में आय प्राप्त होगी। इसलिए जैसे 5 करोड़ रुपए हमने इन्वेस्टमेंट किया सड़क पर, तो रोड टैक्स के रूप में 5 करोड़ से क्या है अधिक हमें प्राप्त हो जाएगा, 5 करोड़ तो रोड टैक्स के रूप में। तो इसलिए हमें 50 करोड़ रुपए के घाटे में से 5 करोड़ घटा देंगे, तो 45 करोड़ रुपए का क्या हुआ था हमें एक्चुअल में घाटा हुआ है। तो इसे बोलते हैं प्रभावी घाटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये हो गई अपन के बजट से संबंधित सारी चीजें। अब नेक्स्ट चीजें अपन चर्चा करने वाले हैं, तो वो करने वाले हैं किसके बारे में, तो वो करेंगे राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी अपन के बजट की योजना चालू की गई है, जितने भी अपन के बजट के अंतर्गत घोषणा की गई है 2024 के अंतर्गत, उन सारी चीजों की चर्चा करने वाले हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, तो आपको क्या है इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और वीडियो के बेल आइकन को दबा के जरूर रखना है, क्योंकि मैं बजट की जैसे ही क्लास डालूं तो आपको क्या है नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको देख सकते हो। तो बजट जैसे ही पूरे तरीके से पेश किया जाएगा और आपको आंकड़ों के साथ में और सटीक तरीके से क्या है बजट जैसे ही पेश किया जाएगा, और आपको क्या है वीडियो उपलब्ध करा दी जाएगी शाम तक, और पूरी एकदम सटीक रणनीति के साथ में। तब तक के लिए आपको क्या है हमारे चैनल पर जो पुरानी वीडियो पड़ी हुई है उनको जाकर के देखिए, जो रेगुलर तरीके से राजस्थान जीके की थ्योरी, प्रैक्टिस सेशन, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके अलावा काफी चीजें आपको अलग से प्लेलिस्ट दे रखी है, उनका आपको जाकर के देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट चीज के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।